हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी? आज जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, हमेशा की तरह। क्योंकि आज मैं आपको वापस बताने वाला हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बट कौन सी ऑब्जेक्शन? जो फॉलोअप में ऑब्जेक्शन आते हैं आपके, कि ऑब्जेक्शन जितने भी आपके फॉलोअप में आते हैं कि गारंटी क्या है, या भाग तो नहीं जाएगी, या ऐसा वैसा, मतलब जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं वो मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा आज। 8 से 9 ऑब्जेक्शन होंगे और एक एक ऑब्जेक्शन का इतना तगड़ा तगड़ा सॉल्यूशन दूंगा ना आपको। आप बोलोगे यार मजा आ गया वास्तव में। ठीक है। तो लास्ट तक टिके रहना। जो मैं आपको इस वेबिनार में बताऊंगा, जो इस वर्कशॉप में बताऊंगा, जो इस मीटिंग में बताऊंगा, वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला, वो कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। तो नए हो इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर दो। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन फॉलोअप। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना और लिखते रहना, जो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको सिखाऊं। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पार्टनर्स, माय डियर फैमिली, तो होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना? तो मैं आपको सारे के सारे ऑब्जेक्शन बताऊंगा अच्छे से बेस्ट तरीके से। तो प्लीज इसको लास्ट तक देखना, ठीक है? एक भी चीज मिस आउट मत करना, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा आपकी बिजनेस के अंदर काम आने वाली है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बूम करने वाली है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक ऐसी स्किल है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी कर ली तो समझ लो आपने पूरे बिजनेस में मास्टरी कर ली। ओके। तो टॉपिक लिख लिया होगा आपने, जो हमारा था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके। तो आप हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, जो पहला पॉइंट होता है, जो पहला ऑब्जेक्शन आता है, वो हम शुरुआत से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके। बेसिक से स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्शन को। तो जो पहला ऑब्जेक्शन है हमारा क्या है? गारंटी क्या है? हमें बहुत सारे लोग हमारे जब फॉरवर्ड में आते हैं ना, तो हमें लोग पूछते हैं कि सर गारंटी क्या है, आप भाग तो नहीं जाओगे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या आपकी गारंटी क्या है, आपके प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है, आपकी कंपनी की गारंटी क्या है, या 2CC देने के बाद में। हम फॉरएवर से बिलोंग करते हैं, मैं फॉरएवर लिंक के साथ वर्क करता हूँ। तो हमारे यहाँ में 2CC होती है, मतलब मार्केटिंग प्लान। जैसे भी हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गारंटी क्या है, आप भागोगे नहीं, गारंटी कि आपके प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं, ये है वो जो भी है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आज इस गारंटी का सवाल का जवाब देंगे हम, गारंटी का, कि गारंटी क्या है। बता दे गारंटी क्या है। बता दे गारंटी क्या है। ओके। तो अब हमको एक चीज याद करनी है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। पहला मैंने पॉइंट क्या लिख रखा है? हमेशा फील फेल्ड फाउंड यूज करना है। फॉलो अप में जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं आपके, उनके अंदर आपको फील फेल्ड फाउंड करना है। अगर आप जानना चाहते हो फॉलो अप में कौन से आते हैं और इनविटेशन में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इससे पहले का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है इनविटेशन में कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। उसमें फील फेल्ड फाउंड का यूज नहीं करना होता है। बट जो फॉलोअप होता है उसमें फील फेल्ड फाउंड का यूज करना होता है। फॉलोअप के ऑब्जेक्शन जितने भी आते हैं, जब भी आप अपने पर्सन से बात करते हो, उसको फॉलोअप लेना कहते हैं। ठीक है। उसका डिटेल्स लेते हो, उसके मतलब आराम से बात करते हो, उससे पूछते हो। तो जो आप आराम से बात करते हो ना, उसको बोलते हैं फॉलोअप लेना, जिसमें आप अपने पर्सन की सारी चीजें जानते हो, समझते हो। और उस फॉलोअप में जो पर्सन आपको डाउट मारता है उसको हम बोलते हैं फॉलोअप के ऑब्जेक्शंस। और उनको हैंडल करने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमेशा फॉलोअप में जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं उनमें क्या करना होता है? फील फेल्ड फाउंड का यूज करना होता है, और इनविटेशन में नहीं करना होता। फॉलोअप के जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनमें यूज करना होता है, इनविटेशन में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनमें नहीं करना होता। ओके। तो आपको क्या करना है? हमेशा अपने पर्सन को बोलना है जब मैं आया तो भी मेरे को भी ऐसे लगा था। फेल फेल फाउंड का मतलब ये है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन है हमेशा अपने पर्सन को बोल दो, मैं आया तो मेरे को भी यही चीज लगी थी, मेरे को भी यही सेम चीज लगा था। तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं इनको ये बोलूंगा, अरे सर बहुत अच्छी बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को भी यही सेम ऑब्जेक्शन आया था। मैंने भी अपने सीनियर से यही चीज पूछी थी कि गारंटी क्या है। फिर उन्होंने मेरे से थोड़े बहुत सवाल पूछे। ठीक है। अब वो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने जब अपने सीनियर को पूछा कि गारंटी क्या है, तो उन्होंने मेरे को क्या बोला? ठीक है। तब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। अब वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ओके। तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, वो वही क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चंस क्या थे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला गारंटी मैं आपको कंपनी की दे सकता हूँ। ठीक है। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि गारंटी मैं आपको कंपनी की दे सकता हूँ, आपकी नहीं। आप मेरे साथ सक्सेसफुल हो गए या नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि आप मेरे साथ सक्सेसफुल होंगे या नहीं। बट हमारी जो कंपनी है इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब गारंटी क्या है, किस तरह से होगी। देखो हर चीज की गारंटी हो नहीं सकती। ठीक है। गारंटी इंसान की भी नहीं है, रहेगा या नहीं रहेगा। बट मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरे को ये बताओ। जब भी आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज जाने से पहले जब एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन लेते टाइम ये चीज कहते हो,
हमेशा एग्जाम्पल डालना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमेशा एग्जाम्पल डालना, ठीक है, उससे सवाल पूछना। पहला फील्ड फेल्ड फाउंड और दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। तो पहला फील्ड फेल्ड फाउंड और दूसरा ऑब्जेक्शन, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछना। ऑब्जेक्शन में कभी उसको आंसर मत देना कि हमारी कंपनी ये है, गारंटी के हम कहीं भागने वाले थोड़ी 165 देशों में काम करती है, नहीं, ये नहीं बोलना। हमेशा क्वेश्चन पूछ के उसका ऑब्जेक्शन का आंसर दो। तो उसको बोलना कि जब आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज जाने से पहले क्या आप कॉलेज वालों से पूछते हो कि हम आपके कॉलेज में तभी एडमिशन लेंगे जब आप अपनी डिग्री देने की गारंटी दोगे? कभी कॉलेज वालों को बोला कि हम आप हमें डिग्री मिलेगी मिलेगी, हम पास आउट होंगे होंगे, इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी देता है? नहीं देता। बट हम फिर भी कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि हम मेहनत करके, हम पढ़ाई करके डिग्री ले सकते हैं। सेम जब आप जॉब करते हो, तो जॉब करते हो तो आप क्या सामने वाले से पूछते हो, जब आपका इंटरव्यू होता है कि या आप जॉब करना चाहते हो, तो आप अपने बॉस से पूछते हो कि मेरी सैलरी आएगी, इसकी गारंटी क्या है? मेरी सैलरी आएगी आएगी, इसकी गारंटी क्या है? नहीं पूछते ना। क्यों नहीं पूछते? क्यों? क्यों नहीं पूछते? मेरी सैलरी आएगी तो इसकी गारंटी क्या है, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको पता है भाई, आप काम करोगे, आप मेहनत करोगे तो आपकी सैलरी अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपको पता है, ठीक है, आपको ये पता है, आप पढ़ाई करोगे तो आपको अपने आप डिग्री मिल जाएगी। तो सेम उसी तरह से हमारा फॉरएवर में होता है। ठीक है, गारंटी कुछ नहीं है, आप अगर काम करोगे, ठीक है, फॉरएवर में आओगे, काम करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा। जब आपको पता है आप जॉब करोगे तो सैलरी आएगी आएगी, आप पढ़ाई करोगे तो आपकी डिग्री आएगी आएगी। सेम वैसे ही है कि फॉरएवर में अगर आप हो और फॉरएवर के साथ काम कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ होएगी ही होएगी, आपका पैसा आएगा ही आएगा। लोगों का आता है और आपका भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गारंटी हम किसी चीज की ले नहीं सकते और ना ही आपको दे सकते हैं। बट इतना जरूर बता सकते हैं, कंपनी कहीं भागने वाली है नहीं, ठीक है। और गारंटी ये है कि अगर आप काम करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और अगर आप काम नहीं करोगे तो इसकी गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ, मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। बट अगर आप काम करोगे, जैसे जॉब में काम करते हो आपको पता है सैलरी आएगी, आप पढ़ाई करते हो आपको पता है डिग्री आएगी, सेम ये है कि फॉरएवर में भी यही रूल काम करता है। आप अगर फॉरएवर में काम करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पैसा आएगा आएगा। तो सेम एफएलपी में है, हम अगर कोई काम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। हम क्यों पूछते हैं कि गारंटी क्या है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों पूछते हैं कि गारंटी क्या है? हमें पता है एफएलपी में काम करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा, तो हम यहाँ पे क्यों पूछते हैं कि गारंटी क्या है? ओके। तो हम यहाँ पे आप किस्मत आजमाने मत आओ, ठीक है। गारंटी क्या है या चलेगी या नहीं करेगी, इसकी गारंटी क्या है, वो जुए में आजमाई जाती है। ये किस्मत की चीजें होती है कि धोखा देगी या जीतेगी या हारेगी, गारंटी क्या है अपनी टीम जीतेगी या गारंटी क्या है अपनी टीम हारेगी, ये सारी चीजें क्या होती है, किस्मत में की होती है। और किस्मत सिर्फ जुए में आजमाई जाती है, मेहनत में कभी किस्मत नहीं आजमाई जाती। ओके। तो आप यहाँ पे जुआ खेलने नहीं आए हो, आप यहाँ पे किस्मत आजमाने नहीं आए हो। ओके। तो अगर आप एक लीगल वर्क करना आए हो तो उसको लीगल वर्क करोगे तो आपको लीगल इनकम भी आएगी, ठीक है। समझ में आ गया गारंटी क्या है? तो आप ये सवाल का जवाब दे सकते हो। जो दूसरा ऑब्जेक्शन है, कॉमन ऑब्जेक्शन है, कंपनी भाग गई तो क्या होगा सर? ठीक है। बहुत सारे मोम डेट्स का मतलब जो भी पर्सन्स होते हैं हमारे साथ, जो भी यंगस्टर्स स्टूडेंट्स आते हैं हमारे साथ में जो भी पर्सन्स आते हैं वो सारे सारे यंगस्टर आते हैं। मैं भी एक यंगस्टर हूँ, मेरे साथ में मेरे जैसे ही पर्सन आते हैं 21 22 23 साल के। और ज्यादातर लोग मोम डेट पे डिपेंड होते हैं, अपने फैमिली पे डिपेंड होते हैं। उनकी फैमिली ये चीज बोलती है कंपनी भाग जाएगी, कुछ नहीं होना, चाचा नाना मामा बुआ फूफा। अगर आप भी काम कर रहे हो और आपको भी ये चीज आई होगी, आपके बुआ फूफा नाना ने पूछा होगा कि यह भाग जाएगी सारी कंपनियां, हमारे टाइम में बहुत भागती थी, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? अगर आपको कोई पर्सन पूछ ले कंपनी भाग गई तो क्या होगा? ओके। उनको बोलना बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि मान लो मनीष है नाम मेरे पर्सन का, मैं बोलूंगा मनीष जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मैंने भी अपने सीनियर से जब आया था यही सवाल पूछा, कंपनी भाग गई तो। जब मैं आया था तो मेरे सीनियर ने भी मैंने भी अपने सीनियर से यही सवाल पूछा था। तो उन्होंने फिर मेरे को क्या जवाब दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने मेरे से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। वो क्या क्वेश्चन पूछे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा, ठीक है, कंपनी भागती कौन सी है? उन्होंने मेरे से ये पूछा कि मेरे को बात बताओ राजे, चलो ठीक है कंपनी भाग गई तो ये बाद में बात करेंगे, आप मेरे को ये बताओ कंपनी भागती कौन सी है? कौन सी कंपनी है जो भागती है? तो मैंने बोला जो कंपनी लॉस में चलती है वो भागती है, जो कंपनी कोई सर्विस वगैरह नहीं देती है, जो कंपनी फ्रॉड करती है वो कंपनी भागती है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला पर भाई हमारी कंपनी तो 1978 से भाग रही है,
1978 में ये चली थी यूएसए से। ठीक है। और आज 175 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। और पूरी दुनिया में 196 कंट्रीज है। अराउंड अराउंड 175 प्लस कंट्रीज तक तो ये पहुंच चुकी है। और टोटल पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्रीज है। और जो बचे कुछ कंट्रीज है उसमें भी ये फॉरएवर आने वाले 5-10 सालों में कवर कर लेगी। तो सोचो राज जी, ये कितनी भाग रही है कंपनी, किस बेसिस पे भाग रही है, किस स्पीड से भाग रही है। ठीक है, सिर्फ 45 सालों में इसने 175 प्लस कंट्रीज के अंदर कवर अप कर लिया। अब 145 देशों की गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, तो कहाँ से भागेगी? धरती छोड़ के भागेगी। पूरी दुनिया में 196 कंट्रीज और उसमें से 170 प्लस कंट्रीज में तो फॉरएवर काम कर रही है। तो आप समझदार हो राज जी, उन्होंने मेरे को ये बोला। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मनीष जी, आप एक समझदार इंसान हो, आप मेरे को ये बताओ कि फॉरएवर कहाँ से भागेगी? 175 देशों में काम कर रही है, 196 कंट्री है, कौन से देश से भागेगी? धरती छोड़ के भागेगी, चांद पे भागेगी, अंतरिक्ष में भागेगी, मंगल पे भागेगी, कहाँ पे भागेगी? कहाँ से भागेगी? तो मनीष जी क्या लगता है, भागेगी आपको? तो मनीष जी बोलेंगे नहीं नहीं यार, इस तरह से तो नहीं लगता भागेगी, नहीं भागेगी। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है। अभी तक बात खत्म नहीं है। ठीक है, चलो भागेगी नहीं यहाँ पे, फिर भी चलो मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है। सवाल क्या है? सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है। मान लो आप एक दुकानदार हो, मनीष जी। मान लो, एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देना, मैंने बोला एग्जाम्पल जरूर देना। मान लो मनीष जी, आप एक दुकानदार हो, ठीक है। और आप उस दुकान से 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो। कितना? 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, और अगले दिन आप अपनी दुकान बंद करके शटर के ताला लगा के भाग जाते हो। इसमें नुकसान किसका होगा? आपका या कस्टमर का जो आपसे सामान लेता था? बताओ मनीष जी। तो मनीष जी क्या बोलेंगे? मेरा ही नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? मतलब आप भागोगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा या आपके कस्टमर का नुकसान होगा? अगर आप दुकान करके बंद करके भागे तो किसका नुकसान होगा? तो मनीष जी बोलेंगे, अरे भाई मैं दुकान बंद करके भागूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, कस्टमर का थोड़ी नुकसान होगा। दुकान तो मैंने बंद की है, मेरा धंधा मैंने चौपट किया है, मैं भागूंगा तो मेरे को ही नुकसान होगा। तो सेम सेम यही चीज सर जी फॉरएवर के अंदर है, मनीष जी फॉरएवर के अंदर है। जो कंपनी $3 बिलियन का टर्नओवर करती है पूरे साल के अंदर, वो क्यों अपना सेटर डाल के नीचे ताला लगा के भागेगी? क्यों भागेगी? जब आप 1 लाख रुपए की दुकान चला रहे हो, वही छोड़ के नहीं भागने वाले। तो जो ये अरबों करोड़ों की कंपनी है, इतना कमा रही है यहां से, तो फिर ये क्यों भागेगी? मनीष जी बताओ सही, क्यों भागेगी? ठीक है। और अगर भाग भी गई तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? कंपनी का नुकसान होगा ना। कस्टमर का नुकसान होगा या कंपनी का नुकसान होगा? जैसे आप दुकान बंद करके भागो तो आपका नुकसान होगा, कस्टमर का नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। वैसे अगर कंपनी भागेगी तो कंपनी का ही नुकसान होगा। और कोई अपना नुकसान क्यों चाहता है मनीष जी? तो अपना नुकसान चाहती नहीं है तो क्यों भागेगी? और अगर भागती भी है, ठीक है, और अगर भागती भी वो कंपनी है जिसके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, खुद की सर्विस नहीं होती है, जो लॉस में होती है। और अगर आप एफएलपी को उठा के देखो तो ये आज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही प्रॉफिट में है। खाली प्रॉफिट में है मनीष जी। इसके 70 प्लस से ऊपर तो रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं इसके एफएलपी के खुद के, वहां से अलग कमाती है, फॉरएवर से अलग कमाती है। तो अगर इतने प्रॉफिट में है तभी तो इतना पैसा बांट रही है सर जी। और जो चीज प्रॉफिट में है, जो कंपनी प्रॉफिट में है आज के टाइम में, वो क्यों भागेगी? भागती तो वो कंपनी है जिसके पास कोई सर्विस नहीं होती, जो फ्रॉड बनाती है, जो लॉस में चल रही है। फॉरएवर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो भागने का रीजन क्या है? बताओ सर, आप एक फैक्ट की बात करो तो भागने का रीजन भी क्या है? और अगर फिर भी भाग गई तो हमारा क्या ले जाएगी? फिर भी अगर भाग गई तो हमारा क्या ले जाएगी मनीष जी? आप बताओ, आपसे क्या लेके चलेगी? अरबों करोड़ों रुपए लेके चलेगी, क्या चल लेके चलेगी? ठीक है। और अगर आपने 2CC प्लान दे दिया है तो बोल दो हमसे क्या लेके भाग जाएगी? हमने उनको पैसा दिया, उन्होंने हमको सामान दे दिया, बात खत्म। अब हमसे क्या लेके भागी? कुछ लेके भागी? तो भागी, पहली चीज भागने का कोई चांस ही नहीं, कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, ना ये कंपनी लॉस में है, ना इसके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, कुछ नहीं है, सब अपना कर रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट में है। अगर ये बैठ के खाए तो भी पूरी जिंदगी नहीं खत्म होएगा, इतना प्रॉफिट है इसके पास में। तो भागने का कोई चांस ही नहीं है, बंद होने का तो कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़ने का जरूर चांस है, हर साल अलग अलग कंट्रीज में ये लॉन्च होते जा रही है। ठीक है। बस आप मत भागना। तो मनीष जी, कंपनी तो भागेगी नहीं, बस आप मत भागना, कंपनी की टेंशन छोड़ो। तो मनीष जी, कंपनी की टेंशन छोड़ो, आप मत भागना। ठीक है, आप टिके रहना। अगर आप टिके रहोगे
तो आप भी आगे बढ़ोगे, आप भी पैसा कमाओगे और आप भी वहां तक पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, अगर आप टिके रहे तो कंपनी आपको वहां पहुंचा देगी जहां पे आपने पहुंचने का सपना कभी देखा होगा। तो होप आपको डाउट क्लियर होगा कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? हाँ जी, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने वाला काम तो नहीं है, तोड़ने वाला काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आप उन पर्सन को क्या जवाब दोगे? सिंपल सा इजी सा सिंपल वे से जवाब देना है। ठीक है, अरे सर पहला सवाल तो ये देना, अरे मनीष जी यार, आप तो मेरी तरह हो एकदम। मेरे को भी यही सवाल आया था जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना फॉरएवर के अंदर। तो मेरे अंदर भी ये चीज सवाल आया था कि यार ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, यहाँ पे मतलब घर घर जाके कोई सामान तो नहीं बेचना पड़ेगा साले, मतलब मैं फंस जाऊंगा, फंसने फंसाने वाला तो काम नहीं है। तो मैंने अपने सीनियर से ये पूछा कि सर जी अगर फंसने फंसाने वाला काम है तो मैं नहीं करने वाला, अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो मैं नहीं करने वाला, अगर यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं करने वाला बिल्कुल भी। मैंने भी अपने सीनियर से यही चीज पूछी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से सवाल किया, वापस हर बार की तरह उन्होंने मेरे से सवाल किया। सवाल क्या किया? उन्होंने पहली चीज ये बोली, पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। ठीक है, अब उन्होंने मेरे को बोला, ठीक है, सवाल क्या किया वो ध्यान से सुनना। ठीक है, उन्होंने मेरे से ये पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, और ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताओ। उन्होंने मेरे को एक सवाल पूछा, मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मेरे को एक चीज बताओ, उन्होंने मेरे को ये पूछा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब तो बंदे जोड़ने वाला काम, डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, ठीक है, पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें घर घर जाना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है। ठीक है, घर घर जाना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है, पर्सन को जोड़ना पड़ता है, सेमिनार में लाना पड़ता है, हर दिन सेमिनार होता है, घूमना पड़ता है हर जगह पे। आप यहाँ पे घूम रहे हो, मेरे को घूमते हुए देख रहे हो बाहर, मेरे को प्रोडक्ट बेचते हुए देख रहे हो, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा? हाँ मनीष जी, मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा? नहीं बेचा। मेरे को घूमते हुए देख रहे हो? नहीं देखा, नहीं घूम रहे। मैंने आपको कुछ सेमिनार में बुलाया कि ऑफलाइन आ जाओ, मिल लो हमारे एमडी सर, और आपको अपने साथ टीम में घुमाने ले गया और लोगों के सामने बैठाया, लोगों के घर घर ले गया आपको? नहीं ले गया। तो पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज नहीं है, क्योंकि वो काम मैं कर नहीं रहा जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। ठीक है, अब जब वो काम ही नहीं कर रहा तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। सिंपल सी चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक है, हाँ जी, ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारा काम डिजिटली कर रहे हैं। मतलब घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे बैठे हमारे पास में कस्टमर आ रहे हैं। पहली चीज, हम कोई जोड़ने वाला तोड़ने वाला काम नहीं करते, हमारे पास में चला के लोग आते हैं। मनीष जी आप मेरे पास में आए थे या मैं आपके पास में आया था? हाँ जी मनीष जी, मैं आपके पास में आया था या आप मेरे पास में आए थे? तो मनीष जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भाई मैं ही आपके पास में आया था। जैसे आप मनीष जी मेरे पास में आए हो ना, वैसे ही मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं आपके जैसे। मेरा काम बस उनको गाइड करना है, मेरा काम उनको काम सिखाना है, मेरा काम उनको बताना है कि क्या होता है कैसे होता है। मेरा काम उनको कोई प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है, मेरा काम उनको जोड़ने का तोड़ने का नहीं है। अगर उनको करना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे, उनको नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगे। जैसे आपको करना होगा तो आप करोगे मेरे साथ काम, नहीं करना होगा तो नहीं करोगे। ठीक है, तो ना तो मैं जोड़ रहा हूँ ना मैं तोड़ रहा हूँ, हमारा काम है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब सोशल मीडिया से मार्केटिंग का काम करना। हमारे पास में कस्टमर आते हैं, हमारे पास में कंपनी है, हम उस कंपनी से अप्रोच करते हैं और उसको बताते हैं, उसको सिखाते हैं, बस बात खत्म। देखें, अब आगे वो अगर वो स्टडी अगर स्टार्ट काम करना चाहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिस्क लेके काम स्टार्ट करना पड़ता है। वो काम स्टार्ट करता है और पैसा कमाता है, बात खत्म। अब मैंने यहाँ पे ना तो आपको जोड़ा, ना आपको कन्विंस किया, ना आपको प्रोडक्ट सेल किया, ये तीनों में से कोई काम किया तो बताओ? मनीष जी बोलेंगे नहीं नहीं किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग का काम करते हैं। लोग हमारे पास में चला के आते हैं, मार्केटिंग इसलिए होती है क्योंकि वो लोगों से होती है, बट लोग हमारे पास में चला के आते हैं, हमें लोगों के पास में जाने की नीड नहीं है। ओके, अब बात करूं नेटवर्क की। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का ना, ठीक है, मार्केटिंग को हटा दो, नेटवर्क मार्केटिंग गलत है। बट अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, मनीष जी अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें आपको नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करनी, बट आपको नेटवर्क जरूर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस बढ़ाना है, फॉरएवर बढ़ाना है, या परचून की दुकान बढ़ानी है, या कोई भी बिजनेस है जो आपको बढ़ाना है, उसके लिए आपको नेटवर्क चाहिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर
यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि अगर आप किसी के अंडर में जॉब करोगे, किसी कंपनी के अंडर जॉब करोगे, तो वो आपको सैलरी देगा, बट आप क्या हो, उस कंपनी के नेटवर्क होंगे। क्योंकि आप काम कर रहे हो, बट पैसा कौन कमा रहा है? मालिक कमा रहा है। मतलब अंबानी काम नहीं करता, उसका नेटवर्क काम करता है, लोग काम करता है। अंबानी सिम नहीं बनाता, रतन टाटा सर गाड़ियां नहीं बनाते थे, उनके लोग बनाते थे, नेटवर्क काम करता था। आज भी उनका काम चल रहा है, वो मर चुके हैं, वो शांत हो चुके हैं, फिर भी उनका काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो काम नहीं करते थे, उनका नेटवर्क काम करता था, और नेटवर्क आज भी काम कर रहा है, मतलब पैसा आज भी आ रहा है, उनके जाने के बाद में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको लोग चाहिए होंगे, बिना लोगों के कभी भी कोई भी बिजनेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब आपके हाथ में है, या तो आप किसी के अंडर में काम कर लो, या लोगों को अपने अंडर में काम करवा के खुद मिलीनियर बन दो। ठीक है, क्योंकि आप अकेले काम करके 20 25 30 हजार कमा सकते हो। अगर आपको लाखों कमाना है, तो आपको लोग चाहिए, आपको एक टीम चाहिए। बिना टीम के, बिना लोगों के, बिना साथियों के कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता, कोई भी जंग लड़ी नहीं जा सकती, कोई भी काम हो नहीं सकता। आप किसी भी चीज में देख लो, हर बंदे के पास में क्या है, आज एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं। ओके। ओके, तो अब या तो आप किसी के अंडर में काम कर लो, या लोगों को अपने अंडर में काम करवा लो। ओके, क्योंकि हर बिजनेस में नेटवर्क चाहिए, चाहे दुकान हो या स्कूल हो। आप दुकान हो तो भी आपको लोग चाहिए, साथ में काम करने वाले। स्कूल है, स्कूल में लोगों को क्या चाहिए? टीचर्स चाहिए, वो पढ़ाने वाले, नेटवर्क चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीचर पढ़ाएंगे तभी तो प्रिंसिपल कमाएगा। ठीक है, तो मार्केटिंग नहीं करते हैं, नेटवर्क हमें बिल्ड करना पड़ेगा हर बिजनेस में। और जितना ज्यादा नेटवर्क, जितने ज्यादा लोग, उतनी जल्दी, उतनी ज्यादा नेटवर्थ। तो नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ होता है। मनीष जी, ये चीज याद रखना, जितने बड़े लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा काम होगा। अब आप उनको एक एग्जांपल लेके सिखा सकते हो। एग्जांपल के लिए, मनीष जी मान लो आप एक दिन में 7 घंटे काम करते हो, एक हफ्ते में कितने घंटे काम करोगे? 49 आवर्स। 49 आवर्स। अब आपने 49 आवर्स काम किया, ठीक है, और आप महीने में 3 हफ्ते काम करते हो, ठीक है, और आपको मिलते हैं 15 हजार रुपये। ठीक है, मतलब 49 आवर, 49 मतलब आप अराउंड अराउंड 150 आवर्स काम करते हो, 150 घंटे काम करते हो एक महीने में, और आपको मिलते कितने हैं? 15 हजार रुपये मिलते हैं, या 20 हजार रुपये मिलेंगे, मान लो 150 घंटे काम करने का। अब अगर वही आपके साथ में 8 लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ में 7 लोग काम कर रहे हैं, और वो 7 लोग, हर एक बंदा एक एक घंटे काम कर रहा है। सॉरी, हर एक बंदा 7 7 घंटे काम कर रहा है। आपके अंडर 7 लोग हैं, और 7 के 7 लोग काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक बंदा 7 7 घंटे काम कर रहा है, तो डेली का कितने घंटे का काम हो गया? डेली का, अगर एक बंदा 7 घंटे काम कर रहा है, तो डेली का कितने घंटे का काम हो गया? कितने घंटे का काम हो गया? एक बंदा 7 घंटे काम कर रहा है, 7 बंदे हैं आपके साथ में, तो 49 आवर्स का डेली का काम हो गया। मतलब जो काम आप एक हफ्ते में कर रहे थे, वही काम आपके साथ में, अगर आपके पास टीम है, आपके पास में नेटवर्क है, तो वही काम आप एक दिन में कर रहे हो। और जो काम आप एक महीने में करते थे, वही काम आप अपनी टीम के साथ में 3 दिनों के अंदर कर लोगे। मतलब 49 आवर्स अगर आप एक दिन में काम कर रहे हो अपनी टीम के साथ में, 7 लोगों के साथ में, तो आप 3 दिन के अंदर काम कर लोगे। वो काम जो आप करना चाहते हो एक महीने में आप अकेले कर रहे थे, वही काम आप अब लोगों के साथ में, 7 लोगों के साथ में 3 दिन में कर लोगे। मतलब जो इनकम 15 हजार रुपये आपने एक महीने में कमाए थे, वही 15 हजार रुपये आप एक दिन में कमा लोगे, क्योंकि आपने 3 दिनों के अंदर लोगों के साथ मिलकर 150 घंटे काम कर लिया, 150 आवर्स काम कर लिया। बट आप अकेले थे, तो आपको कितना टाइम लग रहा था? एक महीना लग रहा था। तो ये चीज याद रखो मनीष जी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतनी ही ज्यादा इनकम मिलेगी। मतलब ज्यादा नहीं, उतनी जल्दी इनकम मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी तो ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब 3 दिन में हमने 15 हजार कमा लिया है, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए। जहां पे हम 15 हजार रुपये कमा रहे थे, वहां पे हम 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं अपनी टीम के साथ में। और उस टीम को अगर आप 5 5 हजार रुपये भी दोगे, 50 हजार रुपये ऊपर के काट लोगे ना, फिर भी आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनता है। मतलब जहां पे आप 15 हजार कमा रहे थे, वहां पे 1 1.5 लाख रुपए आप महीने के कमाने लगते हो, बस एक चीज को चेंज करने से, नेटवर्क बनाने से। और आप बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। मार्केटिंग नहीं है मेरे भाई, पर हर बिजनेस में नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके जरूर बताया करो। अगला क्वेश्चन, ये भाई बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, कि मेरे दोस्त ने किया था बट छोड़ दिया। वो सब बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, फालतू। मेरे दोस्त ने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा ने, फूफा ने, बुआ ने, मामा ने, सब लोग बोलते हैं मेरे, इन्होंने किया था, इन्होंने किया था, आपको आते होंगे। बट बोलते हैं लास्ट में छोड़ दिया, उनका कुछ हुआ नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ उनका कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उनसे कुछ होना ही नहीं है भाई।
अरे मनीष जी, सेम यही चीज मैंने अपने अपलाइन से पूछी थी। जब मैं आया था ना, तो सेम यही डाउट मेरा आया था, और मैंने अपने सीनियर से यही बात पूछी थी कि मेरा दोस्त बोल रहा है कि मैंने तो करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, और ये सारी फेक है, फ्रॉड है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो मैंने अपने अपलाइन से ये चीज बोली कि मेरे मेरे को ये डाउट आया है। ठीक है, मेरे दोस्त ये बोल रहा है, तो मेरे अपलाइन ने मेरे को एक सवाल पूछा। एक सवाल पूछा। सवाल पूछो, आंसर मत दो, सवाल पूछो। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा है। सेम मेरे भी दोस्त ने मुझे ऐसे ही बोला था। जब मनीष जी, जब मैं आया था ना, तो मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसे ही बोला था। बट मैंने अपने सीनियर को बताया, और उन्होंने बोला कि कोई भी काम अपने आप चलता नहीं है। पहली चीज, उन्होंने बोला कोई भी काम अपने आप चलता नहीं है, उस काम को चलाना पड़ता है। अब आपका दोस्त आया था, उसने काम काम स्टार्ट तो कर लिया, बट काम किया नहीं, और काम किया नहीं तो उसका काम चला नहीं, पहली चीज, इसलिए उसने छोड़ दिया। अब सेम आपको भी लगता है कि अगर आप काम यहाँ पे आओगे और आप काम नहीं करोगे, तो आपका भी काम है नहीं चलेगा, और आपको भी छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज कोई भी काम करो, पहली चीज मनीष जी, ठीक है, हमें क्या करना है, उस काम को करना पड़ेगा। बिना काम किए हमारे पास में पैसा नहीं आने वाला, और वो काम चलेगा नहीं। तो पहली चीज, हमें काम खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी हम पैसा कमाएंगे। ओके, समझ गए कि तो हम काम करेंगे, काम चलेगा, काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ओके, तो हमें काम करना पड़ेगा, बिना कुछ किए हमारे पास में पैसा नहीं आएगा, बिना कुछ किए काम चलेगा नहीं, काम हमें करना पड़ता है। कोई भी काम अपने आप नहीं होता, हमें वो काम करना पड़ता है। पहली चीज तो ये है मनीष जी, समझ लो। आपके दोस्त ने काम किया नहीं था, इसलिए उसने छोड़ दिया होगा। अब दूसरा पॉइंट कि आपके दोस्त ने किया, और उसने बोला कुछ नहीं होता, क्योंकि उससे उससे नहीं हुआ। अब आपने दोस्त ने बोला कि उसने किया, बट उससे नहीं हुआ। आपके दोस्त ने ये चीज बोली कि उसने स्टार्ट किया, उसने ये फॉरएवर किया है, बट उससे नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आप एक बात बताइए मनीष जी, अब आप एक बात बताइए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि हर क्लास में एक बंदा टॉपर होता है और एक बंदा फेल होता है। क्या होता है? एक बंदा टॉपर होता है, एक बंदा फेल होता है। आपके क्लास में भी होता होगा, आपकी क्लास में भी जब आप पढ़ते थे, तो आपकी क्लास में भी एक बंदा टॉपर और एक बंदा फेल होता होगा। जो बंदा फेल होता है वो क्या बोलता है? मास्टर खराब है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, समझ में नहीं आया था, इसलिए। ठीक है। और जो बंदा टॉपर होता है वो क्या बोलता है? जो बंदा टॉपर होता है वो क्या बोलता है? मास्टर बढ़िया था, क्वेश्चन एकदम इजी आए थे, सब कुछ एकदम सही था। अब बताओ मनीष जी, दोनों में से कौन गलत है, कौन सही है? तो मनीष जी क्या बोलेंगे? वो पहले वाला बंदा जो बोल रहा था क्वेश्चंस हार्ड है, टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं। टीचर तो पढ़ाते ही है, उसने कुछ सीखा नहीं। सेम यही बात मनीष जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दोस्त को यहाँ पे आया था, उसको सिखाया भी गया था, बट उसने सीखा नहीं, तो वो यहाँ पे फेल हो गया। अब वो फेल हो गया, तो वो आपको बोलता है कि भाई आप भी फेल हो गए। ठीक है, वो फेल हो गया, तो वो फेल हो गया, तो उसको लगता है कि आप भी फेल हो जाओगे। आवाज आ रही है मनीष जी? उससे पूछना, बार बार पूछना, मनीष जी को बार बार बताना ये चीज। 2 मिनट रुकना, शायद नेटवर्क कट गया। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, मेरे को लगता है थोड़ा कट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो मनीष जी को आप कहाँ पे थे? तो मनीष जी को आप बोले तो, हाँ मनीष जी, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंदा पढ़ता है, जो बंदा सीखता है, वही टॉप करता है। जो बंदा नहीं पढ़ता, जो बंदा नहीं सीखता, वो ये बोलता है कि मेरे से मेरा नहीं हुआ, किसी का भी नहीं होगा, ये सारी चीज खराब है, पढ़ाई खराब है, मास्टर खराब है, टीचर खराब है। सेम आपका दोस्त वैसा ही है। उसने स्टार्ट किया पर उसने सीखा नहीं, किया नहीं, अब वो आपको बोल रहा है कंपनी खराब है, मैंने करके देख लिया, मैंने करके छोड़ दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो अब आप मनीष जी, आप डिसाइड करो कि आप कैसे हो। क्या आप अपने दोस्त के फेलियर को देख के खुद को जज कर रहे हो कि आपसे भी नहीं होगा? अब आपका दोस्त फेल हो गया, मतलब आप भी फेल हो जाओगे, आप ट्राई नहीं करोगे? तो मनीष जी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप सीख के हमारे साथ चल के, अगर उस बच्चे की तरह, जब उस बच्चे ने टीचर से सीखा और टीचर ने उसको सिखाया, तो वो टॉप कर गया, सेम आप भी अगर हमारे साथ रहोगे, हमसे सीखोगे, हमारे से सीख के काम करोगे, तो आप भी यहाँ पे टॉप पे जाओगे, अपने दोस्त को पीछे छोड़ोगे। क्योंकि मेरे दोस्त भी मेरे को यही बोलते थे, आज वो कुछ नहीं बोल रहे, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो मनीष जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, बाकी आप समझदार हो, आप खुद देख लो। ठीक है,
तो सेम यहाँ पर भी वही लोग फेल होते हैं, तो मनीष जी सेम यहाँ पर भी वही लोग फेल होते हैं जो कुछ करते नहीं है, किस्मत के भरोसे आते हैं। ओके, आपके दोस्त की तरह जो एग्जाम में बैठा है, किस्मत के भरोसे गया कि एग्जाम पास हो जाएगा, पर वो फेल हो गया। सेम यहाँ पे भी आता है और बोलता है हम पास हो जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, बट फेल हो जाता है। तो मनीष जी किस्मत के भरोसे मत आना अपने आपके दोस्त की तरह, क्योंकि किस्मत यहाँ पे आजमाई नहीं जाती। तो यहाँ पर भी लोग फेल होते हैं जो करते कुछ नहीं है और सिर्फ किस्मत के भरोसे आ जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे मेहनत करना है और सीखने के लिए आए हो, सीख के काम करोगे, तो डेफिनेटली आप भी आगे जाओगे। अब मनीष जी आपके हाथ में है कि आप क्या डिसीजन लेते हो अपने लिए। आप समझदार हो और सोच समझ के डिसीजन लेना। ओके, तो ये चीज कुछ नहीं होती है कि आपके दोस्त अगर उसका नहीं हुआ तो आपका ही नहीं होगा। ओके, अगर आप मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ और मैं नीट में फेल हो गया, तो मैं सबको बोलता हूँ नीट मत करना, नीट फ्रॉड है। ठीक है, नीट में कुछ नहीं होगा, नीट में कोई पास नहीं होगा, मतलब मैं फेल हो गया तो सब फेल हो जाएंगे। मैं जिम गया, मेरी बॉडी नहीं बनी, तो क्या किसी की बॉडी नहीं बनेगी? मनीष जी ये सिर्फ मिथ की बातें हैं, एक समझदार इंसान ऐसी बातें नहीं करता। ओके, और आप अपने दोस्त का फेलवर देख के खुद को प्री जज मत करो। ठीक है, आपको आपको लगता है उससे उससे नहीं हुआ तो आपसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ट्राई करोगे तो आपसे बिल्कुल होगा, बट सीख के करोगे तो होप आपको चीज समझ में आई होगी। मनीष जी आप समझदार हो, इस चीज को समझ के चलो। समझदार इंसान होगे तो ऐसी बातें नहीं करोगे। ओके, तो मनीष जी नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है उस पे चलते हैं गाइस। तो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है वो क्या है? प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं सेल्समैन नहीं बनूंगा, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, सामान बेचने वाला काम है क्या? तो यहाँ पे आप उनको एक सिंपल सा और अच्छा सा बता सकते हो। बिल्कुल सही सवाल मनीष जी। मैंने भी अपने जब मैं आया था ना, तो मैंने भी अपने सीनियर से, अपलाइन मत बोलना, मैंने भी अपने सीनियर से ये क्वेश्चन पूछा कि सर कोई प्रोडक्ट बेचने वाला तो काम नहीं है ना, मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला, सीधी सी बात है, ऐसी ऐसी बात है सर, मैं नहीं करने वाला। मैं तो एकदम ठोस से बोला था मनीष जी मेरे को नहीं करना प्रोडक्ट बेचने वाला काम। तो मेरे अपलाइन ने मेरे से एक सवाल पूछा, तब मेरे सीनियर ने बोला कि मैं आपको सेल्समैन सेल्समैन लगता हूँ क्या? तो मनीष जी एक बात बताओ, क्या मैं आपको एक सेल्समैन लगता हूँ? क्या देख के लगता हूँ कि मैं कोई सेल्समैन हूँ? और अगर मुझे ऐसा करना होता मनीष जी कि प्रोडक्ट बिकवाना होता, आपसे प्रोडक्ट सेलिंग करवाना होता, तो मैं सेल्समैन को हायर कर लेता ना। मैं आपको क्यों बोलता, आपको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है सेल्स का, आपका ने तो कभी कोई सेल्स का काम किया ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों बोलता? अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचना ही होता, कंपनी का प्रोडक्ट बिकवाना ही होता, आप लोगों से आपसे बिकवाना ही होता, ठीक है, या आपके जैसे स्टूडेंट से बिकवाना ही होता, तो मैं आपको क्यों हायर करता, मैं आपको क्यों बुलाता? मैं कोई हायर कर लेता ना सेल्समैन, सेल्समैन हायर कर लेता। अगर मेरे को सेल्स का काम करना था मैं सेल्समैन हायर कर लेता। ठीक है, तो मुझे सेल्समैन ही चाहिए होता, तो मैं मेरे पास लोग बहुत बड़े हैं, मैं उनको सेल्समैन को बुला लेता, आपको क्यों बोलता? ओके, तो मनीष जी यहाँ पे कोई बेचने बाचने का काम नहीं है। बट इस बिजनेस में हम आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने होते हैं, नहीं होते हैं कि घर घर जाके हमें बेचने का काम नहीं है। हम बस प्रोस्पेक्ट से कंसल्टिंग करते हैं। हमारा काम क्या है मनीष जी? हम बस प्रोस्पेक्ट से कंसल्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उसकी प्रॉब्लम सुन के उसको एक सॉल्यूशन देते हैं, उसको एक सॉल्यूशन देते हैं। और उसको कुछ चाहिए, अगर उसको कोई प्रोडक्ट की नीड है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तब ही हम उसको कोई प्रोडक्ट दिलवाते हैं। वो भी हम बेचते नहीं है, सामने से अगर बोलता है कि हम उसको दिलवाते हैं तभी हम उसको दिलवाते हैं। ठीक है, हम ना ही कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना कोई बात। ओके, तो हमारा काम है सिर्फ प्रोस्पेक्ट से बात करना, उससे कंसल्ट करना और उसको एक राइट सॉल्यूशन और राइट प्लेटफॉर्म फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना, बस इतना ही काम है हमारा। ओके, और उसका प्रोसेस स्टार्ट करवा के उसका वर्क स्टार्ट करना, बस इतना ही काम है हमारा। और हमें कोई सेल्समैन वगैरह नहीं बनना मनीष जी, और ना हम सेल्समैन बनना चाहते हैं। ओके, अब एग्जांपल देके बताता हूँ हम यहाँ पे क्या काम करते हैं। हमारा काम रिकमेंडेशन का है, हमारा काम शेयरिंग का है, हमारा काम कंसल्टिंग का है। एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास में खांसी की दवाई है बहुत अच्छी, ठीक है, आपने उसकी ली और आपकी खांसी बंद हो गई। अगले दिन आप अपने पड़ोसी का घर पे देखोगे तो उस पड़ोसी की खांस खांस की हालत एकदम गंभीर हो चुकी है। तो क्या आप उसको उस दवाई के बारे में बताओगे? नहीं बताओगे ना। जब आप अपने पड़ोसी को बताओगे उसकी दवाई उसका भी सही होएगा, तो आपका पड़ोसी भी बाकियों को बताएगा कि यार मैंने दवाई ली थी बहुत अच्छी थे, अगर जिसको भी नीड होगी वो आपका पड़ोसी उसको भी बताएगा। ये इसको बोलते हैं रिकमेंडेशन का। अब हम ये चीज बचपन से करते आ रहे हैं, बट हमें इस चीज का पैसा
नहीं मिलता था मनीष जी, हम रिकमेंड करते आ रहे हैं। हमसे कोई दुकान पूछ लेना कि यार सबसे बढ़िया पोहा कहाँ पे मिलता है, साहिल की दुकान पे मिलता है, और सिनेमा हॉल किधर है, इधर है, साड़ी की दुकान किधर है, इधर है। हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि साड़ी लेना है तो इधर से लो, कपड़े लेना है तो इधर से लो, ये चीज लेना है तो इधर से लो, रिकमेंड करते हैं, बट उसके बदले मिलता क्या है? कुछ नहीं। बट फॉरएवर में इसी रिकमेंडेशन का हमें पैसा मिलता है। तो पहली चीज, लोग हमारे पास में चला के आते हैं। बाकी हम रिकमेंड भी करते हैं लोगों को, जिनको नीड होती है उनको सिर्फ। जिसको खांसी की शीशी की नीड है उसी को ही खांसी की शीशी दी जाती है, खांसी की दवाई दी जाती है, समझ गए? तो हमारे पास जो लोग जिनको नीड होती है उन्हीं को ही हम बताते हैं इस चीज के बारे में। ओके। जिनको रिकमेंडेशन का काम हम सिर्फ नीड होती है तभी करते हैं। ओके। बाकी हमारा काम कंसल्टिंग करने का ही है। ओके। होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट बेचना नहीं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट वगैरह नहीं बेचते, हम सेल्समैन हायर कर लेते हैं अगर प्रोडक्ट वगैरह बेचना होता तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष जी। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अब मनीष जी आपने ये सवाल पूछा है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बिल्कुल सही मनीष जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि जब मैं आया था ना, मेरे मन में भी यही सवाल था कि भाई ये प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों है, फॉरएवर सोना डाल के बेच रही है क्या इनके अंदर? इनके अंदर सोना डाल के बेच रही है क्या? मेरे अंदर भी ये सवाल आया था। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर जी फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों है, ये कोई सोना डाल के बेच रही है क्या? तो जिससे इसके अंदर कोई सोना वोना हो, कुछ डाल के बेच रही है कि इतने महंगे क्यों है? तो फिर मेरे सीनियर ने मेरे से एक सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने मेरे को ये बोला, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे लगते हैं? तो मैंने बोला हाँ, मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, और महंगे हैं भाई, लगते क्या है, महंगे हैं। तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक चीज पूछी, कौन सी चीज महंगी होती है और कौन सी चीज सस्ती होती है? कौन सी चीज महंगी होती है और कौन सी चीज सस्ती होती है? तो मैंने बोला जो चीज में क्वालिटी नहीं होती, जो खराब क्वालिटी होती है, हल्की चीज होती है, वो होती है सस्ती, और जिसके अंदर क्वालिटी होती है, जो बढ़िया चीज होती है, वो होती है महंगी। ठीक है, जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो बढ़िया होगी, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी वो सस्ती होगी। तो सेम यही चीज मनीष जी, हम जब मैं आया था ना तो मेरे सीनियर मेरे को ये बोला कि भाई जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। उन्होंने मेरे को बताया फॉरएवर कहाँ पे उगता है, फॉरएवर की पूरी प्रोफाइल दिखाई। अगर आपको भी नहीं पता है ना फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या लास्ट में वीडियो के एंड में एक वीडियो आ जाएगा फॉरएवर की कंप्लीट प्रोफाइल, उसको जरूर देखें और अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताएं उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में जरूर बताएं। तो अगर आपको प्रोफाइल देखनी है तो प्रोफाइल देख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल उसको क्लियर करनी होगी। अगर आपने प्रोफाइल क्लियर नहीं की तो उसको समझ में नहीं आएगा इस चीज के बारे में। तो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, वो उसको तब नहीं लगेगा जब आप उसको प्रोफाइल क्लियर करोगे, जब आप उसको बताओगे कि प्रोडक्ट आए कहाँ से, बनते कहाँ से, कैसे बनते हैं, एलोवेरा कहाँ से आता है। अगर ये चीज पूरी जानना चाहते हो तो मैं पूरा वीडियो डाल दूंगा, प्रोफाइल के ऊपर वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, आप उसको जाके देख सकते हो, और उसमें देख के जो चीजें बताई गई हैं वो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। ओके। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो महंगे नहीं है, बस आपको लगते हैं। ओके। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है, इसलिए आपको लगते हैं थोड़े महंगे, बट एक्चुअली में महंगे नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि महंगे हैं, बट एक लाइन है, बट एक लाइन तो आपने भी सुनी होगी, फिर भी अगर आपको लगता है मनीष जी, आपको लगता है कि महंगे हैं, तो आपने एक लाइन सुनी होगी, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ओके। तो मैंने जी इस लाइन को आपने सुनी होगी कि महंगा, जो भी महंगा लेता है वो एक बार होता है, बट जो सस्ता लेता है, जो सस्ते के चक्कर में पड़ता है, वो बार बार होता है। अब आप एक चीज देखो, आपने 15 से 20 सालों में अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फैमिली ने अपनी हेल्थ के ऊपर कितना पैसा लगाया होगा, लाखों रुपए लगाए, फिर भी हेल्थ सुधरी? कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सुधरने वाली लाखों रुपए लगा दिए। अब जहां अब आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं हेल्थ बनाने के लिए, फिर भी आपकी हेल्थ सही नहीं रही है, तो वहां पे 15-20 हजार रुपए लगाने से क्या दिक्कत होती है? अगर आपकी अगर आपका 2 सीसी होने वाला है, अगर आपने किसी पर्सन को 2 सीसी का प्लान दे दिया है, अगर आपने मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, तो ये लाइन आप उसको बोल सकते हो। तो आप आपने लाखों रुपए लगा दिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, बट अब आपको अगर उस हेल्थ को सुधारने का मौका मिल रहा है, तो वहां पे 10-15-20 हजार लगाने से घाटा क्या है? घाटा कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो आपकी हेल्थ सही करेंगे, उससे आपकी हेल्थ सही भी होगी और आपकी हेल्थ इंप्रूव भी होगी। ओके। ओके। तो अब जो 20-30 हजार रुपए लगेंगे ना फॉरएवर में, उससे आपके खेत नहीं बिकेंगे। आपके 8-10 लाख रुपए लगा दिए, वहां पे भी आपके घर जमीन जायदाद नहीं बिकी थी। फॉरएवर में जो 15-20-30 हजार रुपए लगेंगे, उसमें भी आपके क्या बोलते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स परचेस करते हो महंगे हैं, मानता हूँ। अगर आप 10-15 हजार के प्रोडक्ट परचेस करते हो, देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपका घर और खेत नहीं बिकेगा, आप कंगले नहीं होने वाले, इसकी टेंशन मत लो। ओके। आप गरीब नहीं होने वाले। ओके।
तो आप इनको ये चीज क्लियर कर सकते हो कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो उनको ये चीज बता सकते हो। तो जब मैं आया था, मेरे को भी ये चीज बहुत महंगी लगी थी, लगा था सोना बेच रहे, बट नहीं होता है। जब मैंने ट्राई किया तो मेरे को पता चला कि हाँ यार, इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, दैट्स वाई इतने हमें महंगे लग रहे हैं। अगला चीज, मुझे जॉब करनी है। ठीक है, मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मेरे को फॉरएवर करना ही नहीं है, मेरे को बिजनेस करना ही नहीं है। आपको बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी ये चीज बोलते होंगे, मेरे को जॉब करनी है, मेरे को बिजनेस नहीं करना है। फॉलोअप के अंदर बोलते होंगे मेरे को जॉब करनी है, मेरे को बिजनेस वगैरह नहीं करना। तो आप उनको बोलना, चलो ठीक है, आपको जॉब करनी है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप उनको ये जवाब दे सकते हो। आप सीधा उनको खाली मत आना, चलो ठीक है भाई, तुमको जॉब करनी तो यहाँ पे क्या करो, जाओ निकलो यहाँ से, ऐसा मत किया करो। वो भी आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप जॉब क्यों करते हो? क्योंकि आपको पैसा मिले। मनीष जी, आप जॉब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपको पैसा मिलता है, उसमें पैसा मिलता है ना। तो मैं नहीं बोलता कि जॉब छोड़ दीजिए, बट आपको अपना फ्यूचर तो देखना होगा ना। आपको अपना फ्यूचर तो देख के चलना होगा। तो मान लो कि किसी रीजन की वजह से आपकी सैलरी कम हो जाती है, फिर भी आप जॉब करोगे? या फ्यूचर में आप जब रिटायरमेंट हो जाते हो, रिटायरमेंट के बाद में आपके पास में जॉब नहीं रहेगी, जॉब नहीं रहेगी तो काम भी नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसा भी नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में आप कहाँ जाओगे, किसके पास में जाओगे? तो उस सिचुएशन में आपके पास में कौन सा इनकम सोर्सेस बना होगा? अगर आपने आज के खर्चे देख के, हमारे जो जॉब होगी उससे सिर्फ हमारा घर खर्चा ही चलेगा, और उससे कुछ चलने वाला है नहीं, तो मान लो 60 साल तक तो आप चला दोगे, उसके बाद में क्या करोगे? फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा, और 60 साल की उम्र में भी काम करना पड़ेगा, क्या ये सही रहेगा? ओके। तो आपको किसी काम से या दूसरी चीज, अगर आपको किसी काम से घर से बाहर जाना पड़े, मतलब ऑफिस से घर आना पड़े, तो आपको उसी चीज के लिए आपको अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। अगर उसने मना कर दिया, फिर भी आपको बैठे रहना ही पड़ेगा, आपके पास में कोई उपाय नहीं है। और ये चीज आपको 50-60 सालों तक करनी पड़ेगी, चाहे कहीं पे भी जॉब कर लो, ये चीज आपको 50-60 सालों तक करनी चलेगी। तो क्या इसके साथ ठीक हो आप? एडजस्ट कर लोगे? फिर भी एडजस्ट कर लोगे? सारी बात पैसे की है मनीष जी। ठीक है, जहाँ पैसा आता है वही चीज बड़ी लगती है, पैसा नहीं आता वो चीज बड़े नहीं लगती। ओके। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आपको अपने फ्यूचर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। फिर भी मैं नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो, आपको कुछ ना कुछ अलग ऐसा करना पड़ेगा जहां से आपका इनकम सोर्स और आ रहा है। जॉब के अलावा और इनकम सोर्स आ रहा है, कल को अगर जॉब नहीं रही, जॉब बंद हो गई, या कोरोना जैसी महामारी कुछ आ गई, ठीक है, या हम घर पे बैठ गए, या हमारे कोई इंजरी हो गई, फिर हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए ना। अगर हम परमानेंट जॉब छोड़ दें या छोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास में कोई दूसरा इनकम सोर्स तो होना चाहिए ना। तो मैं नहीं कहता जॉब को छोड़ दो, जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जो आपकी हेल्प कर सके। बाकी मनीष जी, आप समझदार हो, आपको भी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी इसके आगे मैं आपको क्या बताऊँ, आप बताओ, इतना बोल दो। ओके। तो मनीष जी, एक चीज सोचो, उस जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस टाइम कोई नहीं करने वाला, जब आपके साथ कोई नहीं होगा, एंड टाइम पे पैसा ही काम आने वाला है। तो अब जिससे कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करोगे, तो आगे जाके आपको कभी कुछ ही चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नहीं कहता तो मैं नहीं कहता कि मनीष जी आप छोड़ दो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो, बट जॉब के साथ साथ एक ऐसा काम करो जो आपको पैसा निकाल के दे। ओके। मेरे को थोड़ी उबासी आ रही थी, क्योंकि रात का बहुत टाइम हो गया था, 11-12 बज गए हैं, इसलिए। बट बाकी देखो, मैं आपके लिए 11-12 बजे भी शूट कर रहा हूँ वेबिनार, या वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए भाई, ठीक है, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे को कमेंट में कोई भी और भी आपके सवाल हैं, तो मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। आपके और भी कोई ऑब्जेक्शन है वो मेरे को बताइए। बाकी अब जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी वो आएगी क्लोजिंग के ऊपर। फॉलोअप के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए हैं, अगर आपके और भी ऑब्जेक्शन है तो मेरे को 12 घंटे के अंदर अंदर कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्शन के ऊपर। बाकी आपको कैसे लगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा क्या करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहा हो, टैकल करना सीखो, मैंने आपको टैकल करना सिखा दिया। पहले फिल फाउंड लगाओ, फिर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, एग्जाम्पल दो। फिल एंड फाउंड लगाओ, क्वेश्चन पूछो, फिर एग्जांपल दो। फिल एंड फाउंड लगाओ, फिर क्वेश्चन पूछो, फिर एग्जांपल दो। तो ये ही एक तरीका है भाई ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, कोई से भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ये ऑब्जेक्शन आया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फिर उसको सवाल पूछो, फिर उसको एग्जांपल दे दो उस तरह का। तो हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं बैठोगे, चाह के भी कर लेना भाई, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे कभी भी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, होप आपको समझ में आएगा, और मिलता है आप लोगों को एक और वेबिनार में, एक और वीडियो के अंदर। और अगर आपको बेस्ट लगा है तो शेयर कर दो अपने उन सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ में, या आपके जितने भी जो न्यू पर्सन है उनको ये चीज सेंड कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं आप लोगों को एक और वेबिनार में। बाकी लास्ट में ये बोलूंगा, काम करो और अपना नाम करो। ऑल द वेरी बेस्ट।